हरगिज़ नहीं, क़यामत तक ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरी इतनी छोटी बच्ची के लिए ऐसे बुढ़े खाड़ोस के रिश्ते की बात करो। नुदरत तो सुनते ही हत्थे से उखड़ गई थी। राबिया को ऐसे सफाचट इनकार की हरगिज़ तवक्को नहीं थी। बड़ी बी को तो वो किसी खातिर में नहीं लाई थी। अलीशा ज़्यादातर गुमसम रहती थी, उसकी तरफ से भी इसे कोई धड़का नहीं था। अलबत्ता हादी का एक कांटा था और अब तो वो भी यहाँ नहीं था। उसके पास बेहतरीन मौका था। नुदरत की तरफ से अगर कोई एहतजाज होता तो वो शिराज के ज़रिए दबाव डाल के चुटकियों में अपनी बात मनवा सकती थी, लेकिन एहतजाज तो दरकनार, उन्होंने तो कतई इनकार कर डाला था। एक तो बड़ी बी की जुरत और दूसरा अपनी तजलील। वो तो गुस्से से कांप उठी। अरे शुक्र करें जो अभी रिश्ता मिल रहा है, वरना जिस लड़की की मंगी टूट गई हो इसे कौन पूछता है। मैं पूछती हूँ इतना नखरा किस बात पर है? और फिर क्या कमी है? नसीर मेमन ने करोड़ों का बिजनेस है, अपनी जायदाद है, सारी जिंदगी बिठा के ऐश किराएगा। निहायत बदतमीजी से वो जाहिल औरतों की तरह हाथ नचा नचा के बोली थी। मंगी टूटी है तो क्या हुआ है? हजारों लड़कियों की मंगियां टूटती हैं और इससे अच्छी जगह शादियां हो जाती है। नुदरत को इसके अंदाज पे गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन खुद पर जब्त करते हुए वो रसान से बोली थी, तो नसीर मेमन भी तो शारिक से अच्छा ही है ना। जितना पैसा उसके पास है ना शारिक की 7 नस्लों के पास भी ना होगा। अलीशा मुझे आपसे बढ़कर अजीज है, मैं इसके लिए बुरा थोड़ी सोचूंगी। नसीर बेहद अच्छा लड़का है, कोई बुरी आदत नहीं, ना ससुराल का झंझट। अपनी अलीशा तो राज करेगी। नुदरत के तेवर देखकर उसने फौरन से पेशतर पैंतरा बदला था और उसका लड़का कहने पर नुदरत खून के घूंट पी के रह गई थी। अगर वो इतना ही अच्छा लड़का है तो तुम अतिका के लिए क्यों नहीं देख लेती? वो इसकी चापलूसी से कतन मुतासिर नहीं हुई थी। राबिया के लिए ये वार बड़ा कारी था। आज तो बड़ी भी धमाके करने पे तली हुई थी। हमने तो हमेशा उन्हें बड़ा भाई समझा है और वो भी हमें अपनी छोटी बहनें समझते हैं, वरना मेरे ई तो आतिका और अलीशा बराबर हैं। लाखों रुपए के लालच में वो भी सह गई थी। बहरहाल जो भी है, मुझे ये रिश्ता हरगिज़ मंजूर नहीं। वो मज़ीद बहस में नहीं पड़ना चाहती थी, जानती थी बातों में वो कभी भी अपनी बहू का मुकाबला भी नहीं कर सकती। देखा देखा शिराज, अपने ये अहमियत है मेरी इस घर में। वो गुस्से से तुलमिलाते हुए अपने शौहर की जानिब पलटी। उसकी बर्दाश्त की हदें बस यहाँ तक ही थीं। जिस लड़की को अपने बेटी बना के पाला पढ़ाया लिखाया, आज इस पे इतना हक भी नहीं कि इसके लिए अच्छा सोच भी सके। सच तो ये है कि आपकी अम्मा ने आपको ना बड़ा समझा ना बनाया, आप तो उनके लिए बस पैसा कमाने वाली मशीन हैं। उनकी असल औलादा तो सिर्फ अलीशा और हादी है। इसने सुलगते हुए शिराज पर हमेशा की तरह नफसियाती हरबा इस्तेमाल किया था और हमेशा की तरह ही वो बुद्धू उसकी बातों में आ गया था। सच तो यही है मामा, आपने कभी मुझे अपना बेटा समझा ही नहीं। वो नथने फुलाते हुए खड़ा हो गया था। बीवी के कानों से सुनने से बेहतर है कि अपनी आंखों से देखो। ओ नुदरत ने पहली दफ़ा शादी के बाद इसे जुमला कहा था। हाँ हाँ, अब तो यही कहती हैं कि मैं ही शिराज को सिखाती पढ़ाती हूँ। अरे ये बच्चे तो नहीं, उनके साथ जो भी ज्यादतियाँ होती हैं वो अपनी आंखों से देखते हैं। इसे कौन सा किसी का डर था लिहाज जो वो दबक कर बात करती। वो दोनों बिकते झुकते चले गए तो नुदरत अपने बेड पर ढह गईं। सच तो ये था कि उन्होंने बज़ाहिर तो राबिया के सामने बड़ी हिम्मत और बहादुरी दिखाई थी, लेकिन अंदर से वो इतनी मजबूत नहीं थी। वो राबिया जैसी शातिर लड़की से मुकाबला हरगिज़ नहीं कर सकती थी। उन्हें अलीशा की तरफ से धड़का लग गया था। उनका बस नहीं चल रहा था कि कोई जादू की छड़ी घुमा के अलीशा को कहीं गायब कर दे। ना तो वो अकेली इतनी जल्दी कहीं शादी कर सकती थीं और न कोई अच्छा रिश्ता था उनके पास। तहमीना रोशनी की एक किरण अंधेरे में टिमटिमा थी। हाँ, तहमीना इस मुश्किल वक्त में ज़रूर मेरी मदद करेगी। उनके दिल को इत्मीनान सा हुआ था। जब तहमीना को उन्होंने सारी बात बताई तो उनकी तवक्को के मुताबिक वो फ़ौरन मान गई थी। असल मसला तो था अलीशा का। वो किसी सूरत भी उन्हें अकेला छोड़ के जाने के हक़ में नहीं थी। वो माँ थी उसकी, किसी न किसी तरह इसे कायल करके ही दम लिया था। जिस दिन इसे कराची आना था वो बेहद उदास थी, बार बार मामा के गिले लग के रोने लग जाती। उन्होंने इतने वास्ते ना दिए होते तो वो हरगिज़ उन्हें छोड़ के ना जाती। और फिर हादी का भी यही इसरार था, नाचार इसे माना पड़ा। मामा चोरों की तरह इसे स्टेशन तक छोड़ने आई थीं। एयरलाइन की टिकट के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। जो कुछ जमा जुटे था वो हादी पर लगा चुकी थीं। अब तो वो बमुश्किल ट्रेन का टिकट ही खरीद पाए थी और यूं वो इस शहर और उसकी फ़ज़ाओं को छोड़ आई थीं जहाँ के एक एक लम्हे से इसकी यादें जोड़ी थीं। कभी मौसमों के सराब में, कभी बामोदर के अजाब में। वहाँ उम्र मैंने गुजार दी जहाँ सांस लेना मुहाल था। तेरे बाद कोई हैन मिला जो ये हाल देख के पूछता, मुझे किसकी आग झुलसा गई, मेरे दिल को किसका मलाल था। बस यही थी मेरी दास्तान। बहुत सारों चिकने के बाद अब इसके दिल को करार सा आ गया था।
ऐसा लग रहा था वो लावा जो कितने अरसे से इसके अंदर पक रहा था आज बाहर उबल पड़ा है। वो जहर जिसने इसके वजूद को निढाल कर दिया था आज इसने ओगल दिया था। मैं ये तो नहीं कहता अलीशा कि ये मामूली आम सी बात है, बेशक ये सानिहा बहुत बड़ा है जिसने तुम्हारी ज़िंदगी को बदल के रख दिया, लेकिन ज़िंदगी भी तो इसी चीज़ का नाम है। ज़िंदगी तसलसल का नाम है, हादसात और वाक़यात का नाम है, निशेब व फराज का नाम है। और एक बात याद रखो, वक्त कभी भी एक सा नहीं रहता। अगर आज बाजी मुकाबिल के तो कल को हमारे हाथ में होगी। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती तुम्हारी नाउम्मीदी है। वो बहुत रसान से इसे समझा रहा था। अलीशा मुतहय्यर निगाहों से इसे तक रही थी। राबिया भाभी गलत थी, शिराज भाई गलत थे, आतिका गलत थी, शारिक गलत था, लेकिन तुम गलत हो। ये किसी ने इससे नहीं कहा था। मैं जानता हूँ तुम्हारे ज़हन में इस वक्त बहुत से सवाल उभर रहे हैं। वो इसकी आंखों में लिखी तहरीर पढ़ चुका था। लेकिन अलीशा, तुम खुद सोचो, तुम्हारा भाई बदल गया था, तुम्हारा खुदा तो नहीं बदला था। जो तुमने इससे अच्छी उम्मीद रखना ही छोड़ दी। बंदे बदल जाते हैं लेकिन खुदा नहीं बदलता। इससे कभी मायूस मत हो। इस ज़ात से हमेशा अच्छी उम्मीद रखो जिसने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया। वो आगे भी बेयारो मददगार नहीं छोड़ेगा। इसकी बातें 100% सच थीं। अलीशा ने नदामत से निगाहें झुका ली। कितना सही तज्जिया किया था इसने। वो कितनी गुनाहगार थी, एक ज़रा सी आजमाइश पे पूरा ना उतर सकी। वो भी तो इंसान ही होते हैं जो आजमाइश की भट्टी से गुजर कर कुंदन बन जाते हैं। वो तो कोयला की कोयला ही रही। आज पहली बार उसकी आंखों से नदामत के आंसू बहे थे। जो चीज़ हमारे रब ने हमारे मुकद्दर में दर्ज ही नहीं, वो हमें कभी नहीं मिल सकती, चाहे हम ताहयात इसके पीछे भागते रहें। शारिक कभी भी तुम्हारा नहीं था। आतिका ना होती तो इसकी जगह कोई और होती। अगर कोई शख्स हमें ठोकर लगने से पहले ही संभाला दे तो क्या हम इससे इस बात पे झगड़ा करेंगे कि इसने हमें लड़खड़ा कर गिरने क्यों नहीं दिया? इसके एहसानमंद होंगे। ठीक इसी तरह अलीशा, शारिक वो ठोकर थी जिससे तुम्हारे रब ने तुम्हें कब्ल अज वक्त ही बचा लिया, थाम लिया। सोचो जुवाबंद तुमने किया। इसका एहसान माना, उसकी नाशुक्री की। इसका फरमान है कि इसे शुक्रगुजार बंदे पसंद हैं, ना शिक्र नहीं। अभी भी वक्त है अलीशा, इससे माफ़ी मांग लो, सच्ची तौबा कर लो और उसकी रज़ा में राज़ी हो जाओ। अपनी बातों का खातिर खा असर उसके चेहरे पे नज़र आ रहा था। रवाहा को दिल के एक कोने में इत्मीनान महसूस हुआ। इस दिन शादी में मुझे शारिक और आतिका का रवैया इतना बुरा नहीं लगा जितनी तुम्हारी खामोशी चुभी थी। दरगुजर अच्छी आदत है, लेकिन जहाँ तुम ताकत रख सको जालिम को सबक सिखलाने के लिए मुन तो जवाब भी दो, ताकि आइंदा वो किसी भी बेगुनाह पर इल्ज़ाम लगाने से पहले कम अज़ कम 100 दफ़ा तो ज़रूर सोचे। अगर इस दिन तुम एक ज़ोरदार तमांचा इस आतिका के मुंह पे रसीद करती तो मैं तुम इनाम में 10,000 रुपये देता। इंतहाई संजीदा गुफ्तगू के इख्तिताम पर ऐसे शगुफ़े ने अलीशा के लबों पे बेसाख्ता तबस्सुम को बखेर दिया था। चली आइंदा अगर ऐसा मौका हाथ आया तो मैं एक नहीं बल्कि 2 तमांचे लगाऊंगी इसे। इसकी बातों में कुछ तो ऐसा असर ज़रूर था जो एक अरसे बाद इसका मौत खुशगवार हुआ था। लेकिन तुम अब हरगिज़ उम्मीद न रखना कि मैं तुम्हें 20,000 निकाल कर पकड़ा दूंगा। इसने मसनूई आंखें निकालते हुए साफ हरी झंडी दिखाई थी। मुँह अभी खुद ही तो आपने कहा है कि अच्छी उम्मीद कभी नहीं टूटनी चाहिए। आंखों में बेपनाह शरारत लिए वो इस समय इसे पहली वाली अलीशा फरहान लगी थी। बाप रे! इसका हाथ बेसाख्ता अपने सर पे पहुंच गया था। वो इसकी बेबसी पे खिलखिला उठी। एक तवील अरसे बाद इसे अपने रूप में वापस आता देखकर रवाहा का दिल खुशी से लबरेज हो गया था। वो जान गया था उसकी मेहनत अकारत नहीं गई बल्कि रंग ले आई है। तशक्कुर भरी सांस खारिज करते हुए इसके दिल ने चुपके से इसकी खुशी के दवाम की दुआ मांगी थी, जिसका इसे यकीन था कि दुआ रायगा नहीं जाएगी। आज उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो बेहद खुश थी। सुबह ही हादी का फ़ोन आया था। अलीशा, बस तुम अब पहली फुर्सत में मामा को यहाँ ले आओ। तुम लोगों की अलग रहाइश का इंतज़ाम हो गया है। मैंने गुलशन इकबाल में तुम लोगों के लिए एक फ़्लैट ले लिया है, फ़िलहाल रेंट पे है, जल्द ही हम इसे खरीद लेंगे इंशाअल्लाह। तुम्हारे अपार्टमेंट में तमाम फ्लैट्स की सिक्योरिटी का बहुत अच्छा इंतज़ाम है। मैंने खूब तसल्ली कर ली है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो खुद भी अपनी इस कामयाबी पर बेहद मसरूर था और तफसीलन इसे आगाह कर रहा था। अलीशा ने बहुत खुशगवार मोड में इससे बातें की थी। अगरचे यहाँ सब बहुत अच्छे थे और हर तरह इसका ख्याल रखते थे, लेकिन फिर भी इसे किसी पर बोझ बनना पसंद नहीं था। उसका अज़ली एतमाद तभी पूरी तरह लूट सकता था जब वो अपने घर की ज़मीन पर मौजूद होती। नूर और तहमीना इसके मौजूदा रवैये पर बहुत मुतमईन थीं। अगरचे वो पस मंज़र से लाइम थीं, ताहम उनके लिए इतना ही काफ़ी था कि अब वो ज़िंदगी में दिलचस्पी लेने लगी है। अलीशा,
तुम्हारी कॉल आ रही है। नूर उसका सेल पकड़े हुए किचन में आई थी जहां वो चाइनीज सूप की तैयारी कर रही थी कासिम अंकल की फरमाइश पर। फातिमा भाभी, इसने मुताजब होकर स्क्रीन पर जगमगाते नंबर को देखा, फिर यस का बटन पुश करते हुए सेल कान से लगा लिया। अलीशा, राबिया का मिसकैरेज हो गया। रस्मी सलाम दुआ के बाद फातिमा भाभी ने इसे आगाह किया था। वो एक लम्हे के लिए साकित हो गई। शादी के 2 साल बाद राबिया भाभी उम्मीद से हुई थीं और अब उनका डॉक्टर्स कह रहे हैं इसके आगे मां बनने के चांसेस भी बहुत कम हैं। फातिमा भाभी ने दूसरा बम उसकी समात में फोड़ा था। इसने महसूस किया कि इसका दिल खुश होने की बजाय उफसरदा हो गया था। ताहम अपने सर को झटकुते हुए इसने फातिमा भाभी से पूछा था, अब कैसी तबीयत है राबिया भाभी की? उन्हें इसे क्या होना था? उल्टा नुदरत आंटी को परेशान कर रखा है। शायद ऐसे ही लोगों के बारे में कहा गया है कि उन पर कोई हालत असर नहीं करती, इसलिए कि उनके दिलों पर जम चढ़ चुका है। फातिमा भाभी उसके तमाम घरेलू हालात से आगाह थीं, इसीलिए जहरखंद हो रही थी। क्यों मामा को क्यों परेशान कर रखा है? मामा ठीक तो है ना? वो उनकी बकिया बातें नज़रअंदाज करते हुए बस मामा के मुतालिक इस्तफसार करने लगी थी। लहजे से परेशानी छलक रही थी। मैंने इसीलिए तुम्हें फ़ोन किया है अलीशा, नुदरत आंटी ठीक नहीं है। राबिया मुसलसल उन्हें ये कहकर टॉर्चर कर रही है कि ये सब उनकी बद्दुआ का नतीजा है। तुम तो खुद आ जाओ, फिर नुदरत आंटी को भी अपने पास ही ले जाओ। उन्होंने बगैर किसी लगी लिपटी के ऐसे वाज़े हकीकत बतला दी थी। इस औरत को तो अब मैं सबक सिखाऊंगी। खून उसकी शरियानों में खोलने लगा। आप फिक्र मत करें भाभी, मैं जल्द ही लाहौर पहुंच रही हूं। अब बस आखिरी काम ये कर दें कि मामा की सारी पैकिंग कर दें। मैं ज़्यादा देर वहां नहीं ठहरूंगी, मामा को लेकर जल्द वापस आ जाऊंगी। वो सेल कानों से हटाकर पलटी तो पास ही रवाहा को खड़े पाया। इसे पता नहीं चला वो कब आन खड़ा हुआ था और कितनी गुफ्तगू सुन सका था। मुझे लाहौर जाना है मामा को लेने के लिए, इसने इसे आगाह किया था। ठीक है, मैंने तुम्हारे कहने से कबल ही टिकट्स बुक करवा ली थी। हादी से मेरी तफसील बात हो गई थी। तुम फिक्र मत करो, आंटी को कुछ नहीं होगा, मैं खुद जाऊंगा तुम्हारे साथ। इसका मतलब था वो इसकी गुफ्तगू सुन चुका था। इसके तसल्ली आमेज लहजे ने इसकी बहुत धारस बंधाई थी। सीधा अपने घर जाने की बजाय पहले वो फजला पुप्पो की तरफ आई थी। फजला इसे देखकर खुशी से निहाल हो गई थी। फयाज अंकल भी घर पे ही थे। शुक्र था कि शारिक घर पे मौजूद नहीं था। इसने इसके मुताल्लिक पूछने की जहमत भी गवारा नहीं की थी। रवाहा इसके साथ लाहौर तक ज़रूर आया था, लेकिन आगे वो अपने ऑफिस के किसी काम से कहीं चला गया था। इसने अलीशा से कहा था, अगर मैं तुम्हारे साथ होऊंगा तो सब ये समझेंगे कि तुम मेरे सर पे अक कर रही हो। उनको वही अलीशा फरहान बनकर दिखाओ जो पहले थी, जो मगलूब होने नहीं बल्कि मगलूब कर देने के हुनर से आशना है। जो उंगली तुम्हारे किरदार की तरफ उठे, इसे चुपचाप सह लेने की बजाय तोड़ देना चाहिए। इसकी सारी गुफ्तगू ने अलीशा के अंदर एक बार फिर तवानाई सी भर दी थी। वो खुद को पहले से बढ़कर बाएतमाद महसूस कर रही थी। हर चीज़ वैसी ही थी जैसे वो छोड़ कर गई थी। कुछ भी नहीं बदला था। वहाँ फ़र्क था तो सिर्फ इतना कि अब राबिया भाभी के घर वालों के साथ साथ शारिद भी यही मौजूद था। सब लाउंज में ही धरना मारे बैठे थे। खाने पीने का दौर चल रहा था। अस्सलाम अलैकुम, इसने बाआवा बुलंद सबको मुश्तरका सलाम किया था। इसकी गैर मुतवक्के आमद ने हर शख्स को अपनी जगह पर लम्हा भर के लिए साकित कर दिया था। इससे पहले कि कोई संभल कर उससे कोई सवाल दाख्ता, वो सबको नज़रअंदाज करके मामा के कमरे की तरफ बढ़ गई थी। मामा अपने बेड पर लेटी थीं, पता नहीं सो रही थीं, आमाजी की भूल भलियों में गुम थीं। मामा, वो अंदर दाखिल होते ही उनसे लिपट गई। अरे मेरी जान, अलीशा, कब आई तुम? उन्होंने इसे अपनी आगोश में समेट लिया था। मुझे कल फातिमा ने बताया था कि तुम आ रही हो। वो तो मेरी सारी पैकिंग भी कर गई है, कह रही थी। इसे अलीशा ने कहा है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा बेटा, तुम क्या करना चाहती हो? वो उलझी हुई लग रही थी। शायद हादी ने उन्हें कुछ नहीं बताया था, इस डर से कि कहीं वो इनकार ही ना कर दें। अब ये चोटी अलीशा ही को सर करना थी। नहीं मामा, अब और नहीं, हमें यहाँ घोट घोट कर नहीं जीना। हम लाख बेपरवाह होने की कोशिश कर भी लें, लेकिन यहाँ रहते हुए हम कभी भी टेंशन फ्री नहीं हो सकते। हादी ने सारा इंतज़ाम कर लिया है, फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कासिम अंकल और तहमीना आंटी ने भी हादी के इस कदम को बहुत सराहा है। मैं अब आपको मज़ीद उन बेहिस लोगों में रहने नहीं दे सकती। इसका लहजा कतियत से भरपूर था, चट्टानों जैसी सख्ती लिए हुए। वो इस वक्त वही अलीशा फरहान थी जो एक दफ़ा फ़ैसला कर लेती है तो फिर इस पर डट जाती है। खा कुछ भी हो जाए, वो अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटती। और फिर वो खुद भी यहाँ रहना नहीं चाहती थी। अलीशा के जाने के बाद राबिया ने किस किस तरह उन्हें टॉर्चर नहीं किया था। नसीर मेमन के हाथ से निकल जाने के बाद वो कई दिन ज़ख्मी नागन की तरह बिल
खाती रही थी अपने तईन। इसने हर तरह अलीशा का पता लगवाने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार इसे मायूसी ही हुई थी। बिलाखिर आतिका के जरिए इसे इल्म हो तो गया था, लेकिन वो जिन मजबूत हाथों में थी राबिया इसका बाल भी बीका नहीं कर सकती थी, लेकिन इसने अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं की थी। अलीशा ने बिलाखिर मामा को मीना की ही दम लिया था। फातिमा भाभी उनकी सारी पैकिंग तो कर गई थी, उन्होंने बस कपड़े चेंज किए, उनके दोनों बैग हाथों में थामे। जब वो बाहर निकली तो सबकी सवालिया नज़रें उन दोनों की जानिब उठी थीं। मामा को तैयार और उसके हाथों में बैग देखकर सब ही ठिठक गए थे। ये तुम करती क्या फिर रही हो? पहले खुद कहीं गायब हो गई, ना जाने कहाँ कहाँ मुनकाला किया। एक जगह तो खुद आतिका ने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा था, और अब माँ को भी साथ लिए तैयार खड़ी हो। भी तुम्हें इस घर की इज्जत की कोई परवाह है भी नहीं। सबसे पहले राबिया का सकता टूटा था, मारे गुस्से कि इसका बुरा हाल हो रहा था। अभी तो पुराने कर्जे भी सूद समेत वापस लेने थे, और वो कोई मौका दिए बगैर यूं निकल जाना चाहती थी। मैं कहीं मुनकाला करूँ सफ़ेद, आपको इससे मतलब? वैसे फार योर कानड इन्फॉर्मेशन के जहाँ आपकी आतिका ने मुझे रंगों हाथों पकड़ा था, इससे कहीं ज़्यादा रंगे हाथों तो मैंने भी आतिका को पकड़ा था। वैसे शारिक और आतिका के दरमियान कोई शरी रिश्ता तो नहीं जो वो दोनों आज़ादाना घूमते फिरी, इससे आपकी इज्जत पे कोई हर्फ नहीं आता। डियर भाभी, वो ना तो गुस्से में आई थी ना ही डर के मारे सहमी थी, बल्कि दोनों बैग नीचे रखते हुए निहायत इत्मीनान से चलते हुए एन राबिया के सामने आन रुकी थी। बेयकीनी हैरत और तज़लील के एहसास से राबिया की आंखें उबल पड़ी थीं। वो लड़की जिसे कभी इसने दरखू एतना न जाना था, जिसे शिराज के ज़रिए वो अपनी मर्ज़ी से ऑर्डर जारी करवाती थी, आज कैसे बेखुफी से इसकी आंखों में आंखें डाले खड़ी थी। तत तुम्हारी ये जुरत! मैं अभी बुलाती हूँ शिराज को। इसका हर अंदाज इसे आग के ढेर पे ही तो बिठा गया था। शिराज जैसे चाबी के खिलौने से डरना छोड़ दिया है। मैंने कोई और हरबा है तो वो इस्तेमाल करें। वो हरगिज़ इसके गुस्से से मुतासिर नहीं हुई थी। छोड़ी आपी, ये तो शुरू से जेलस है मुझसे। आतिका इसे कच्चा चबा जाने वाली नज़रों से घूरते हुए नफ़रत आमेज़ लहजे में बोली थी। जेलस? और तुमसे? वैसे है क्या तुम में जो मैं तुमसे जेलस होंगी? देखना ज़रा शारिक, हम दोनों में से कौन ज़्यादा खूबसूरत है। वो राबिया को छोड़ आतिका के बराबर खड़ी हुई थी। लहजे में एक तफाखुर था जो यकीनन उन दोनों बहनों को झुलसा गया था। शारिक ने एक नज़र दोनों पे डाली। आतिका हर तरह सज संवर कर भी उसकी सादगी का मुकाबला नहीं कर सकती थी। वो हर लिहाज से इससे बेहतर थी, और यही बात शारिक को सुलगा गई थी। हुन शक्ल का किया है, असल बात तो किरदार की है। अफसोस जो कि तुम्हारे पास नहीं है। इसे वो लम्हात याद आ गए थे जब रवाहा ने इसकी धुनाई की थी। अपनी वो जिल्लत वो सारी जिंदगी नहीं भूल सकता था। शारिक के जवाब ने आतिका और राबिया के सीने में लगी आग पर गोया ठंडे पानी के छींटे मार दिए थे। उनकी आंखों में अलीशा के लिए साफ तमस्खुर उमड़ा था। अच्छा, वैसे तुम्हारा अपनी नामिहाद पाकदामन आतिका बीबी के बारे में क्या ख्याल है, जो बेचारी 3 माह तक हादी पे नाकाम डोरे डालने की कोशिश करती रही, और जब इसे एहसास हुआ कि हादी को तो मेरी बहन ने फूटी कौड़ी तक नहीं दीनी, तब वो तुम्हारी तरफ मुतवज्जे हो गई। इन दोनों बहनों को हरगिज़ तवक्को नहीं थी कि वो इतनी बेबाकी का मुजाहरा करेगी, वो भी शारिक के सामने। शारिक की जिस कमज़ोरी को उन दोनों बहनों ने इसके खिलाफ इस्तेमाल किया था, इसने भी इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया था। अगरचे इसे हर बात देर से समझ आई थी, ताहम वो फिर भी कुछ ना कुछ कर्ज तो उतार देना चाहती थी, और जबकि कुदरत ने इसे मौका भी खूब फराहम किया था। तुम ऐसे ओछे हथकंडे इस्तेमाल करके शारिक को मुझसे मुतनफ़िर नहीं कर सकती, समझी तुम? आतिका मारे तैश के आग बगूला हो रही थी। इसके अल्फाज इतने असरअंदाज नहीं हो रहे थे जितना इसका रवैया और एतमाद उन्हें झलसाए दे रहा था। वो दोनों अंदर ही अंदर पेच-ओ-ताब खा रही थी। ना, तुम गलत समझी हो। मैं तो शायद क़यामत तक शारिक से मुतनफ़िर ना कर सकूं भाई। आखिर वो तुमसे तूफ़ानी किस्म का इश्क करता है। यूँ तुमसे शादी की खातिर इसने अपने पापा के बिज़नेस और जायदाद को ठोकर मारी है। अंकल फयाज़ ने आग कर दिया है शारिक को। यू आर 16 की आतिका, वरना आजकल इतना प्यार कौन करता है। वो बहुत मुतासिर नज़र आने की कोशिश कर रही थी। तुम्हें किसने बताया ये सब? राबिया और आतिका के पाँव के नीचे तो ज़मीन खिसकी ही थी। शारिक भी एक सानिये को गुड़बड़ा गया था। यकीनन उसने ये बात मख्फी रखी थी। मैंने सोचा लाहौर तो आई हूँ, फूफू से भी मुलाकात करती जाओ। फयाज़ अंकल ने ही बताया था। खैर मैं अब चलती हूँ, फ़्लाइट का टाइम हो रहा है। और हाँ, वो जाते जाते पलटी, अपनी शादी पे बुलाना मत भूलना। और लबों पर मचलती हुई मुस्कान को इसने छुपाने की हरगिज़ कोशिश नहीं की थी। क्या ज़रूरत थी ये सब करने की? ओ वापसी पे मामा इसे डपट रही थी
जबकि वो बेहद मसरूर होती रवाहा को कॉल करने लगी। यार, बड़ी ज़बरदस्त सेटिंग की है तुमने तो। वो और नूर इकट्ठी ही घर में दाखिल हुई थीं। इसे आज के लिए कुछ शॉपिंग करना थी। सुबह ही इसने फ़ोन पर नूर को साथ चलने का कहा था। वो हंसी खुशी राज़ी हो गई थी। तहमीना आंटी ने इसके नाना करने के बावजूद ढेरों सामान ड्राइवर के हाथ भेज दिया था। वो दोनों अभी शॉपिंग से लौटी थीं। नूर अतराफ में नज़रें दौड़ाते हुए सराह रही थी। कहाँ सेटिंग की है? अभी तो बस ज़रूरत की ही थोड़ी सी अशिया खरीदी हैं। तुम तो शर्मिंदा कर रही हो। मामा उन दोनों के लिए चाय बना लाई थी। अच्छा, तुम शर्मिंदा भी होती हो। नई इत्तला है मेरे लिए, वो दीदे मटका के बोली। मरो तुम तो। इसने पास धुरा किशन इसे खींच मारा। हेलो एवरीबॉडी, क्या हो रहा है? अरे वाह, यहाँ तो चाय का दौर चल रहा है। आंटी मेरे लिए भी स्ट्रोंग सी चाय। इसी वक्त रवाहा अंदर दाखिल हुआ था और अंदर का माहौल देखकर उसका मूड खुशगवार हो गया था। किम, तुम्हारे ऑफिस में क्या चाय नहीं मिलती जो यहाँ भागे चले आए हो? चाय नोश फरमाने। नुदरत के कुछ कहने से पहले ही नूर बोल उठी थी। मैं ऑफिस काम करने जाता हूँ, चाय पीने नहीं। जुवाबन वो इसे झूरते हुए बोला था। देख लेना, चाय का ये कप तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। नूर ने इसे खबरदार किया था। किम, महंगा क्यों पड़ेगा? वो मशकूक हुआ। भाई सीधा सा मतलब है, चाय के बदले में आपको आइसक्रीम खिलानी पड़ेगी। अलीशा ने मुस्कुराहट दबाते हुए बड़ा सादा सा अंदाज इख्तियार किया था। आइसक्रीम नहीं बेवकूफ़, डिनर लेंगे हम, वो भी अपने पसंदीदा होटल में। नूर ने इसे कुहनी मारते हुए बड़ी पुरजोर तरदीद करने के साथ साथ अपनी फरमाइश भी बयान कर दी थी। जाओ जाओ, इतना फालतू टाइम नहीं है मेरे पास। नुदरत के हाथ से चाय का कप पकड़ते हुए इसने नाक पर से मक्खी उड़ाई थी। और सुनाओ बेटा, तहमीना और कासिम भाई कैसे हैं? नुदरत ने इसके पास ही बैठते हुए पूछा था। रवाहा को देखते ही उनके ज़हन में हादी का कहा गया जुमला गूंजने लगा था। मामा, अगर अलीशा के मामले में अपने इतनी जल्दबाजी ना दिखाई होती तो रवाहा हर लिहाज से परफेक्ट लड़का है। मुझे ज़ाती तौर पर वो बेहद पसंद है। तब वो इसे दपट कर खामोशी करवा देती थी, लेकिन अब उनका दिल चाहता काश के हादी की ख्वाहिश पूरी हो जाए। जी आंटी, सब ठीक है। बड़ी मामा ने संडे को आपको लंच पर इनवाइट किया है। रवाहा की आवाज़ उन्हें हाल की दुनिया में खींची लाई थी। और तुम अब बता रहे हो? नूर ने खशमगी नज़रों से इसे देखा। शुक्र करो कि याद आ गया और चुल्लू उठो, यहीं डेरे डालने का इरादा है क्या? बड़ी मामा ने कहा था वापसी पर नूर को लेते आना। वो उल्टा इसी के सर हो गया। इतनी जल्दी डिनर से पहले तो हरगिज़ नहीं जाने दूंगी मैं। अलीशा फौरन बोल उठी थी। नहीं अलीशा, फिर से ही यूनो के लास्ट डेट्स चल रही हैं। उन दिनों में काम का बर्डन बहुत ज़्यादा है। इसकी रीज़न माकूल थी, नाचार इसे माना पड़े। बस अब घरदारी करनी है, किताबों की सिलेक्शन करो, मैं 1-2 दिनों में तुम्हें फॉर्म ला दूंगा। जाने से पहले वो इसे टोकना नहीं भूला था। मगर मैं, इसने कुछ कहना चाहा। कोई अगर मगर नहीं चलेगी, जो मैंने कह दिया वही ही होगा बस। वो इसका जुमला काटता हुआ फैसला कुन लहजे में बोला था। अच्छी ज़बरदस्ती है, वो जिज़बिज़ हुई। हाँ है, इसकी आंखों में आंखें डालते हुए इसने धौंस भरे अंदाज में कहा था। कुछ तो ऐसा ज़रूर था उसकी आंखों में जो इसे सप्ताह के पलकें झपकाने पे मजबूर हो गया था। इसके लबों के गोशों में मध्यम मुस्कान उभरी थी। आज तो बहुत थकावट हो गई मामा, उन्हें सी आफ करके वो धप से सोफे पे नीम दराज होते हुए बोली। ये साकिब सुबहानी कैसा लड़का है अलीशा? मामा के गैर मुतवक्के सवाल पे वो चौंक के उठी थी। अच्छा लड़का है क्यों? इसने मुताजिब होकर जवाब देने के साथ ही सवाल दाग दिया था। आज इसकी वालिदा और आपा आई थीं तुम्हारे लिए साकिब सुबहानी का प्रपोजल लेकर। उनका लहजा तो बहुत आम सा था, लेकिन निगाहों में कुछ खास ज़रूर था जिसने अलीशा को ठटका दिया था। ऐसी कोई बात नहीं है मामा, हम साथ काम ज़रूर करते रहे हैं, लेकिन मैंने कभी इसके मुतालिक इस अंदाज में नहीं सोचा। वो संजीदगी से गोया हुई। ठीक है, सोच लो फिर जवाब दे देना, वो रसान से कहती हुई उठ गई थी। तो वो मेरा वहम नहीं था, यकीनन साकिब सुबहानी के दिल में कोई जज्बा ज़रूर था। इसने ठंडी सांस भरी। अब इसे ऑफिस के वो लम्हात याद आ रहे थे जब साकिब सुबहानी बार बार बेकाबू नज़रों से देखता था। कभी उसके डेस्कटॉप पर कोई नज़्म लिख देना और इमरान हैदर का इसे छेड़ना, लेकिन जो भी था साकिब सुबहानी ने कभी उसके एहतराम और तकद्दुस में कमी नहीं आने दी थी। कभी कोई ऐसी काबिल गिरफ्त हरकत भी नहीं की थी। लेकिन ये मेरा दिल ऐसे क्यों लग रहा है कि रवाहा के लिए मेरे दिल में अलग जज्बात क्यों आ रहे हैं?
कहीं मैं रवाहा से। इसका दिल इसे एक नई राह दिखा रहा था और ये सब इसे कितना अच्छा लग रहा था। इसने खुद को डपटने की बहुत कोशिश की लेकिन बेसूद। रवाहा, रवाहा, रवाहा। इसका दिल बस एक ही राग अलाप रहा था। अपनी ही सोचों से घबरा कर वो फौरन ही वहां से उठ गई थी। सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी अच्छा हो जाएगा, इसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था। अभी सुबह ही तो रवाहा इसे प्रॉस्पेक्टस और फॉर्म देने आया था। इसे अच्छी तरह देख लेना और फुल कर देना। मैं दोपहर में आऊँगा तो ले जाऊँगा और जमा करवा दूँगा। और हाँ, अच्छा सा लंच भी तैयार रखना। फ़िलहाल जल्दी में हूँ, ऑफिस का टाइम हो रहा है। और ये तो इसने भी मुशाहिदा कर लिया था कि वो वक्त का कितना पाबंद है, इसीलिए इसने रुकने पर इसरार नहीं किया था। वो प्रॉस्पेक्टस और फॉर्म छोड़ छाड़ लंच की तैयारियों में लग गई थी। करेले गोश्त और कोफ्ते इसकी दो ही पसंदीदा डिशेस थीं। वो जल्दी से हाथ चलाने लगी। किचन से फारिग हो कि इसने बाथ लेकर हल्का आसमानी जारजीत का सूट पहना। अंदर का मौसम खुशगवार हो तो हर चीज़ वैसे ही खूबसूरत लगती है। वो फॉर्म और प्रॉस्पेक्टस लिए मामा के पास लाउंज में आ गई। मैं देखती हूँ मामा। उमैन डोर पे बैल हुई तो दिल की धड़कनें संभालती खड़ी हो गई। अपनी सादा सी तैयारी इसे ज्यादा लग रही थी। फुफो, आप। सामने फुफो को खड़ा देख के वो खुशी से निहाल हो गई थी। हम जनाब में भी हूँ। उशारिक उनके अक़ब में निकल कर आया था। लहजा शोखी से भरपूर था। वो तो यूं पोज कर रहा था गोया उनके दरमियान कभी तल्ख अयाम आए ही नहीं थे। वो नज़रअंदाज कर गई। आइए अंदर आइए। वो उन्हें अपनी मैयत में लिए अंदर आ गई। अरे फजला तुम। नुदरत भी इसे देखकर बहुत खुश हुई थी। वो उन्हें वहीं छोड़कर किचन में आ गई। वो अपने किसी रवैये से शारिक पे कुछ जाहिर करना चाहती थी। इसे याद था जब वो राबिया और आतिका के साथ मरका करके आई थी तो अगले ही दिन इसे आतिका का फ़ोन आ गया था। तुम फसाद की जड़ हो, लेकिन तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो शारिक अब तुम्हारा नहीं हो सकता। पता नहीं इसे किस चीज़ का इश्तिआल था। शायद अपनी बेइज्जती का, फिर शारिक के आँख होने का।